हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। मैं देवाशीष बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम बीएचयू एंड नेट क्वालिफाइड। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं डिस्कस करने आप लोगों के साथ, दैट इज एमलगमेशन। एमलगमेशन जो है फ्रेंड्स, ये एमकॉम के लिए इम्पोर्टेंट है, बीकॉम फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें नहीं आता है एमलगमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमलगमेशन ऑफ ए कंपनी। एमलगमेशन जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, याद करिए, याद रखिएगा इसको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में एमलगमेशन मेंशन किया गया है। एमलगमेशन मतलब क्या होता है? एमलगमेशन मतलब कॉम्बिनेशन, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, जुड़ जाता है, कंबाइन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एमलगमेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको ग्रेजुएशन में, तो इसको थोड़ा सा और भी बेहतर तरीके से मेरे साथ पढ़िए और देखेंगे हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें से पूछे जाते हैं एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में। तो एमलगमेशन क्या बताया? जब दो या दो से ज्यादा कंपनी एक साथ जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एमलगमेशन। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? वेन टू और, देखिए वही बात लिखा हुआ है कि वेन टू टू और मोर कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, तो वेन लिख लीजिएगा, वेन टू और मोर कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन एंड फॉर्म ए न्यू कंपनी इज कॉल्ड एमलगमेशन। वही बताया मैंने, वहां वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा भी हुआ है। टाइप ऑफ एमलगमेशन, अब देखिए कंबाइन होने के लिए दो टाइप होते, दो तरीके से कंबाइन हो सकता है कंपनी। पहला कौन सा टाइप है? एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, मतलब मर्ज होके। दूसरा एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, मतलब जहां पे एक कंपनी दूसरे कंपनी के बिजनेस को परचेस कर लेता है। अब दोनों में किस किस तरीके से एडजस्टमेंट होते हैं उन सबको हम लोग पढ़ेंगे और उसी में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, देखिए फ्रेंड्स, इसमें 5 केस होंगे, कंडीशन होंगे। वो कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा, और नहीं फुलफिल करेगा तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ही बात करेंगे। पहले हम लोग 5 केस को पढ़ते हैं कि वो 5 कंडीशन कौन से हैं जिसमें एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा अगर ये फॉलो करेगा तो। पहला देखिए, all the assets and liability of the transferor company become the assets and liability of transferee company। ट्रांसफरर मतलब वो कंपनी जिसका जिसको क्या किया जा रहा है, एमेलगमेट किया जा रहा है दूसरे किसी कंपनी में। फॉर एग्जांपल, कंपनी ए एमेलगमेट हो रहा है किसमें? कंपनी बी में। ठीक है ना, ये एमेलगमेट हो रहा है, कंपनी ए एमेलगमेट हो रहा है कंपनी बी में, तो कंपनी ए इज कॉल्ड द ट्रांसफरर कंपनी एंड कंपनी बी इज कॉल्ड द ट्रांसफरी कंपनी। खरीदने वाला या जिस कंपनी में आप मर्ज हो रहे हो वो कंपनी ट्रांसफरी कंपनी, और आप क्या होंगे? आप होंगे ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, समझ में आ गया कि ट्रांसफरर कंपनी क्या होता है, ट्रांसफरी कंपनी क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते। सेकेंड कंडीशन क्या फुलफिल होना चाहिए कि शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। मतलब ट्रांसफरर कंपनी के, वो कंपनी जो एमेलगमेट हो रहा है दूसरे किसी कंपनी में, उसके 90% जो शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या होंगे? बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। फिर से एक बार पढ़ देते हैं हम कि शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, जो भी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर होंगे उनको क्या किया जाएगा? 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, 90% उनका जो फेस वैल्यू होगा इक्विटी शेयर का, वो क्या होगा? वो बन जाएंगे क्या? बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। हियर द ट्रांसफरी कंपनी मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। समझ में आया? मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है? एक बात तो यहाँ पे समझ में आ गया कि वो शेयर होल्डर जिनके पास शेयर्स के 90% वैल्यू है, मतलब 90% वो वैल्यू शेयर हेल्ड किए हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? वो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा?
दूसरा ट्रांसफरी कंपनी भी जो क्या हम करेंगे, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को मेंटेन रखेंगे अपने कंपनी में भी। ठीक है। थर्ड थर्ड क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, कंसिडरेशन विल पे बाय इश्यू ऑफ शेयर और कैश और फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ शेयर। कंसिडरेशन कैसे पे किया जाता है, कंसिडरेशन शेयर में भी पे किया जाएगा या तो कैश में भी पे किया जाएगा फ्रैक्शन शेयर के लिए। फॉर एग्जांपल कंपनी ट्रांसफरी कंपनी में आपके पास 100 शेयर है ट्रांसफरर कंपनी के, आप कंपनी ए के शेयर होल्डर थे और वो कंपनी बी में अमेलगमेट होने जा रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था। तो फॉर एग्जांपल कंपनी ए का कोई एक शेयर होल्डर है और उसका शेयर जब कन्वर्ट हुआ तो दिखा क्या कि 100.5 शेयर आ रहा है। ठीक है। अब 100 शेयर के बदले तो शेयर मिल जाएगा, लेकिन 0.5 के बदले कहाँ से 0.5 शेयर देगा। ठीक है। तो शेयर को हम तोड़ के तो नहीं दे सकते, हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन आ रहा है इस फ्रैक्शन को शेयर में नहीं, इस फ्रैक्शन का हम लोग क्या कर दे, इस फ्रैक्शन को हम लोग कैश में पे करेंगे। मतलब 100 के लिए आप कन्वर्ट 100 शेयर दोगे, लेकिन जो 0.5 है फ्रैक्शनल जो शेयर आ रहा है, इस फ्रैक्शनल शेयर को आप कैसे पे करोगे, कैश में पे करोगे। वही बात कह रहा है यहाँ पे। और कैश फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ शेयर, कोई भी फ्रैक्शन ऑफ शेयर आएगा उसको कैश में आपको पे करना पड़ेगा। फोर्थ कंडीशन, बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी रन बाय द ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर एमलगमेशन। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बीएचयू में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से एमलगमेशन में आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस इज नॉट लॉस्ट, बिजनेस का आइडेंटिटी खत्म नहीं होता है। तो इट इज द एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, जिसमें कि कंपनी का आइडेंटिटी खत्म नहीं होता है। उस एमलगमेशन के बाद भी कंपनी की, ट्रांसफरर कंपनी की आइडेंटिटी मेंटेन रहती है और वो रन करती है। ठीक है। तो उसका आइडेंटिटी लूज नहीं होता है आफ्टर एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। No adjustment is intended to be made to the book value of assets and liability of the transferor company। ट्रांसफरी कंपनी को कोई भी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी का, ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफरर कंपनी के एसेट्स लाइबिलिटी के वैल्यू को, बुक वैल्यू को चेंज करने का, किसी तरीके के एडजस्टमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, परचेज। मर्जर हो गया, अब बात करेंगे एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। फ्रेंड्स एक शॉर्टकट वे में आपको हम बता देते हैं, फिर जो 2 लाइन लिखा हुआ है इसमें एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो इसको भी हम बात करते हैं। पहले आपको शॉर्टकट वे में बता देते हैं एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा कैसे। देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने पांचों कंडीशन पढ़ा, इसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन मिस हो गया, अब किसी भी कंडीशन को ले लीजिए, ठीक है ना, कोई एक भी कंडीशन मिस हो गया या वायोलेट कर गया, तो वो एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। कोई भी एक कंडीशन इसमें से वायोलेट हो गया या फुलफिल नहीं हो पाया तो इट इज द नेचर ऑफ एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे पॉइंट्स आप लोगों के लिए। It is an amalgamation which does not satisfy any one, कोई एक और मोर, एक भी अगर फुलफिल नहीं किया, मान लेते 5 कंडीशन है, एक भी फुलफिल नहीं किया, तो भी एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ वो परचेस कन्वर्ट हो जाएगा मर्जर से। और एक से ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो तो परचेस हो ही जाएगा कंसीडर। ऑफ द कंडीशन विच हैव बीन डिस्कस्ड इन एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, वही बात यहाँ पे मेंशन भी हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और देख लेते हैं। अंडर बोथ टाइप ऑफ एमलगमेशन 2 और मोर कंपनी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। जब भी दोनों एमलगमेशन का जो दोनों हो रहा है, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज, दोनों ही कंपनी एग्जिस्ट होने चाहिए। ठीक है। वो अलग बात है कि एमलगमेशन होने के बाद किसका एग्जिस्टेंस मेंटेन रहेगा और नहीं मेंटेन रहेगा किसका, वो अलग बात है। यहाँ पे कह रहा है जब भी एमलगमेशन करने जा रहे हो आप, तो जिस भी कंपनी का एमलगमेशन हो रहा है और जिसमें भी हो रहा है, दोनों कंपनी एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, ऑपरेटिंग में होने चाहिए। आइडेंटिटी ऑफ कंपनी रिमेन इन मर्जर केस, वही मैंने बताया अभी कि आइडेंटिटी किस में मेंटेन रहता है, मर्जर केस में बिजनेस की आइडेंटिटी, ट्रांसफरर कंपनी की आइडेंटिटी मेंटेन रहती है।
एमेलगेमेटेड कंपनी लूज, वही बताया मैंने, जिसमें लूज कर जाता है, एग्जिस्टेंस नहीं मेंटेन रहता है एमेलगेमेशन के बाद। इट इज द एमेलगेमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लूज अगर आइडेंटिटी कर दे एमेलगेमेशन में तो वो किस तरीके का एमेलगेमेशन हो जाता है। तो इट इज द एमेलगेमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ओके फ्रेंड्स, कुछ अकाउंटिंग प्रोसीजर को हम लोग देख ले जो कि फॉलो किए जाते हैं इसमें एमेलगेमेशन केस में। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर देखिए, दो तरीके के अकाउंटिंग प्रोसीजर है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेस मेथड। परचेस नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां एमेलगेमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस होगा, यानी कि जो दूसरा वाला मेथड बच गया वो ऑटोमेटिक कौन सा बच गया आपके लिए, एमेलगेमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो पूछता है क्वेश्चन कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड किसमें अप्लाई होता है, एमेलगेमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में। इजी है याद रखना, अगर परचेस है तो परचेस मेथड वाला एमेलगेमेशन, नहीं तो अगर पूलिंग है तो कौन सा हो जाएगा, नेचर ऑफ मर्जर। तो परचेस अगर नाम ही दिया होगा तो परचेस मतलब ही परचेस वाला एमेलगेमेशन हो गया इसमें। कंसीडरेशन किस फॉर्म में, जब एमेलगेमेशन हो रहा है तो कैसे इसमें परचेस कंसीडरेशन पे किया जाएगा। मैंने अभी पढ़ा आप लोगों के लिए कि कंसीडरेशन शेयर में भी होता है और फ्रैक्शनल शेयर के लिए कैश में पेमेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेथड ऑफ परचेस कंसीडरेशन, जो मेथड परचेस कंसीडरेशन बात तो कर रहे, लेकिन ये परचेस कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसको भी तो जानना पड़ेगा। तो उसको बताने के लिए कि कैसे हम लोग परचेस कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे एमेलगेमेशन में, तो इसके लिए मेथड्स फ्रेम किए गए। वो कौन कौन से मेथड से फ्रेंड, लम सम मेथड, हमारे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि हम आपके कंपनी को परचेस करेंगे 10 लाख में, ना तो कोई एसेट्स का वैल्यूएशन किया ना कोई लाइबिलिटी का वैल्यूएशन किया, बस एक एग्रीमेंट सेट हो गया हमारे और आपके बीच में कि मैंने कहा कि मैं आपके कंपनी को क्या करूंगा, परचेस करूंगा। और एक हमारे और आपके बीच में कितना पेमेंट का बन गया कंसिडरेशन, 10 लाख का। तो 10 लाख एक लमसम पेमेंट बन गया, किसी चीज को देखा नहीं, आपका लाइबिलिटी कितना है, एसेट्स कितना है, वो हमको नहीं देखना है, एक लमसम मेथड का एग्रीमेंट बन गया। तो ये होता है लमसम मेथड। तो मेथड के नाम को भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूछ देता है कि इसमें से कौन सा एमलगेमेशन का मेथड है या कौन सा मेथड नहीं है। तो इस पर्पस के लिए आपको एमलगेमेशन के मेथड के नाम भी याद रखने पड़ेंगे कि परचेस कंसीडरेशन का कौन कौन सा मेथड होता है एमलगेमेशन में। दूसरा है फ्रेंड्स नेट परचेस मेथड। नेट परचेस मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, परचेस कंसीडरेशन इसमें कैसे कैलकुलेट करते देखिए, पेमेंट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इन शेयर, शेयर डिवेंचर इन कैश। कह रहा है क्या कि परचेस कंसीडरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, उसके वैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, जो भी आप पेमेंट करोगे शेयर होल्डर को कैश में, शेयर में या डिवेंचर देके। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे करते हो आप, यानी कौन, ट्रांसफरी कंपनी, जो ट्रांसफरर कंपनी के एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट करता है, क्रेडिटर का, डिवेंचर होल्डर का, किसी लोन का, तो ये परचेस कंसिडरेशन में नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन, मतलब परचेस कंसिडरेशन में वही हम कैलकुलेट करेंगे जो आप पेमेंट करोगे शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ शेयर, इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द शेयर होल्डर, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर टू द शेयर होल्डर। सिर्फ इसी को ही कंसिडर करना है जो कि आप पेमेंट करोगे शेयर होल्डर्स को। डिवेंचर होल्डर का पेमेंट, क्रेडिटर का पेमेंट, ये हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं नेट परचेस मेथड में। तीसरा नेट एसेट्स मेथड, कैसे, नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, जो भी बैलेंस आया वो क्या बन जाएगा, परचेस कंसिडरेशन बन जाएगा। इजी है एकदम। ठीक है, नेट एसेट्स मेथड में फ्रेंड्स ये जो लिखा हुआ है टोटल ऑफ एसेट्स, इस टोटल ऑफ एसेट्स में कौन से एसेट्स हम लोग नहीं लेंगे, फिक्शिशियस एसेट्स मींस द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, द अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एक्सेट्रा। ये सारे फिक्शिशियस एसेट्स को हम लोग नहीं लेंगे नेट एसेट्स मेथड में व्हाइल कैलकुलेटिंग द परचेस कंसीडरेशन। शेयर एक्सचेंज मेथड और शेयर प्रपोर्शन मेथड, इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें कैसे आप परचेस कंसीडरेशन निकालेंगे, कैलकुलेट द नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स एज पर नेट वैल्यू एसेट्स मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे ट्रांसफरी कंपनी के शेयर का एक एक शेयर के वैल्यू से।
ट्रांसफरी कंपनी के एक शेयर के वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। पहले क्या करेंगे, शेयर एक्सचेंज मेथड में नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेट वैल्यू एसेट्स मेथड, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। जब वो वैल्यू आ जाएगा फिर आप उसको डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी के एक शेयर के वैल्यू से। तो ये हमको क्या देगा, नंबर ऑफ शेयर रिसीव बाय द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ये हमको बताएगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर रिसीव करेगा शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों जो मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। इसमें से फॉर्मूला पूछा जाता है किसमें क्या कंसिडर करेगा, किसमें क्या नहीं कंसिडर करेगा। ठीक है, इसी तरीके से बात पूछे जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट इन केस ऑफ एमलगेमेशन, एमलगेमेशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट कौन से अकाउंट होता है, नेचर, रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्सपेंसेस पेड बाय वेंडर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। मैंने वही जनरल एंट्री लिए हैं सिर्फ जो कि एमकॉम एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सपेंसेस पेड बाय वेंडर तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड बाय परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी अगर कोई एक्सपेंसेस पेड कर रहा है ट्रांसफरर कंपनी का, ठीक है, तो एमलगेमेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, एमलगेमेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। इंटरनल लायबिलिटी क्रेडिटेड टू शेयर होल्डर, इंटरनल लायबिलिटी फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते थे ना कि ऑलरेडी एपिएट प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, तो उसको हम लोग डेबिट कर देते थे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे। वही काम यहाँ पर भी करना है, पीएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिक्सिशियस एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि कोई लॉस है तो डेबिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट टू दैट एक्सपेंसेस अकाउंट। वही बात यहाँ पर भी किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आया है ये। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, एमलगेमेशन में इतना ही पूछेगा, अगर आएगा क्वेश्चन तो, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के चेक कर सकते हो और मेरे पढ़ाए हुए इस नोट से आप अपने परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हो, बूस्टअप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमर्स नेशन चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो लोग अभी भी अपना प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं रिसोर्स के कमी के कारण। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेके।